नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 15 जो है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हम चर्चा केवल उतनी ही करेंगे जो अभी जैसे नया सिलेबस के बारे में जो आपको बता दिया गया होगा। 50% जो आएगा इस बार 2021 में जो एग्जाम होंगे कक्षा 10 के, उसमें जो 50% आएगा केवल हम उतना ही पढ़ेंगे 15वें चैप्टर को, आगे हम नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 15.1 जो है केवल वही आपके इसमें 50% में शामिल है। बाकी जो 15.2 और 15.3 है वो आपके एक्सरसाइज नहीं आएंगे। तो केवल हम 15.1 की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है आपके चैप्टर नंबर 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, यानी कि सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस बोले तो परिधि और एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वृत्त नाम लिखा है वृत्त, तो वृत्त तो आप समझ गए होंगे, एक ऐसा नियत बिंदु, जैसे कोई नियत बिंदु है उससे समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु हैं और उस नियत बिंदु से उन बिंदुओं की दूरी हर जगह समान रहे, तब उन बिंदुओं जो बाहर नियत बिंदु के बाहर चारों ओर जो बिंदु हैं वो एक रास्ता जो बनाते हैं, तब बनने वाले जो उनसे आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, इस प्रकार से ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, ये आपका सर्कल है और बीचों बीच जो ये बिंदु है इसे हम केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है क्योंकि इसी से हमने इसी को एक नियत मान करके चारों ओर से प्रकार की सहायता से इसे बनाया है। तो ये आपका वृत्त होता है, गोलाकार आकृति। प्लेट जो है उसको वृत्त बोल सकते हैं, टायर जो होता है उसको हम एक वृत्त बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए जो बीचों बीच होता है बिंदु होता है जिसको हमने केंद्र माना है, तो इसको तो हम केंद्र कहते हैं। ये क्या आपका वृत्त का केंद्र, या इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। ये क्या होता है, सेंटर होता है। और चारों ओर की जो ये लाइन है, चारों ओर जो लाइन दिख रही है आपको, चारों ओर ये वृत्ताकार गोल गोल जो लाइन है ये कहलाती है आपकी वृत्त की। इस प्रकार से यहां से लेकर यहां तक ऐसे, ये जो गोलाकार बाहर वाला जो भाग है इसे कहते हैं वृत्त की परिधि, यानी कि इंग्लिश में जिसे कहेंगे सरकमफेरेंस। ये क्या होती है आपकी सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस होती है और ये जो बीच में बिंदु होता है ये आपका केंद्र हो ही गया। अब देखिए इस केंद्र से ये जो लाइन है बाहर वाली जिसे हम परिधि कह रहे हैं, केंद्र से परिधि तक, मान लीजिए कोई बिंदु है, परिधि के ऊपर कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। और जिसे मैं आर से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये आपकी क्या है, ये त्रिज्या है। ये क्या हो गई आपकी त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में रेडियस के नाम से जाना जाता है। ये आपकी रेडियस हो गई। तो बाहर वाला जो भाग है वो तो आपका परिधि कहलाएगा। और सुन लीजिए कि जो परिधि होती है उसी को हम कहते हैं परिमाप। उसी को क्या कहते हैं, परिमाप। लेकिन इसमें परिमाप का अर्थ तो वही हुआ नहीं कि चारों ओर की माप। परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर की माप। कोई आकृति है उसके चारों ओर की माप को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। और लेकिन इस वृत्त में हम इसको क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। इसमें भी देखिए चारों ओर की माप ही तो है रियल में, ये क्या है, परिधि। और इसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ये आपकी त्रिज्या हो ही गई और ये बाहर वाला भाग परिधि हो ही गया। अब जैसे हम बात करें कि एक जैसे और सर्कल बनाया मैंने, ये तो परिधि हो गई। परिधि तो किसे कहेंगे, केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु तक की जो दूरी होगी वो तो आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। अब त्रिज्या देखिए, यहां से खींच दो चाहे यहां से खींच दो चाहे यहां से, ये सारी की सारी त्रिज्याएं हैं। यानी हर जगह त्रिज्या क्या होती है, समान होती है, क्योंकि ये बिंदु जो है इससे ये जो लाइन है ये नियत दूरी पर होती है, मतलब एक फिक्स दूरी होती है यहाँ पर। तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। अब ये सेंटर है और सेंटर से होकर जाने वाली जो जीवा होती है, सेंटर से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा, एक सबसे बड़ी जीवा वृत्त की, जो वृत्त को दो भागों में बराबर भागों में बांट दे, इसको हम कहते हैं व्यास। इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है, व्यास कहलाता है। और व्यास में देखिए ये यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो व्यास होता है आपका त्रिज्या का दोगुना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना। जबकि बात करें त्रिज्या की तो त्रिज्या होती है व्यास की आधी। व्यास को मैं डायमीटर डी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो त्रिज्या तो होती है व्यास की आधी और ये जो व्यास होता है ये होता है त्रिज्या का डबल। तो
ये व्यास हो गया अपना। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि इसको जीवा बोला, अब जीवाएं तो देखिए कहीं से भी हो सकती है, मतलब वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से खींचे जाने वाले का मान लीजिए मैंने ए बिंदु यहाँ पर लिया, बी यहाँ पर लिया, इन दोनों को यदि मिला दिया तो ये क्या कहलाती है आपकी जीवा, जैसे इंग्लिश में कोड कहते हैं, ठीक है। खैर जीवा के बारे में तो हमें इसमें पता ही नहीं करना है, क्योंकि आपका जो 12वां जो चैप्टर है, नंबर 12 चैप्टर, वो सर्कल पर आधारित है पूरा, तो उसमें वो जानकारी हम लेंगे। अब देखिए मान लीजिए ये सर्कल है, मैंने परिधि तो आपको चारों ओर की माप बता दी, वही परिमाप के बराबर, जैसे परिमाप हो या परिधि एक ही बात है। ये जो है आपके इस प्रकार से सर्कल बना हुआ है, जो अंदर का जो भाग है, यानी कि सर्कल ने यहाँ पर जितना क्षेत्र घेर रखा है वो आपका कहलाता है क्षेत्रफल, जिसे एरिया हम कहते हैं। ये अंदर वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, आपका वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ बना देता हूं मैं। ये जो सर्कल है इसके अंदर का जो ये भाग पूरा का पूरा जितना इसने क्षेत्र घेर रखा है, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। जितना क्षेत्र मतलब इस आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र, इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। और हम परिधि और क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हम इसमें। जैसे बात कर रहे थे परिधि, तो परिधि का एक फॉर्मूला होता है। तो परिधि में और व्यास में, परिधि और व्यास में एक अनुपात होता है, परिधि और व्यास में एक अनुपात होता है, वो अनुपात होता है पाई बटा 1 का। अब सबसे पहले पाई की चर्चा करें कि पाई क्या है। तो इसके बारे में महान गणितज्ञ जो आर्यभट्ट जो हैं उन्होंने इसके बारे में बताया था, जानकारी दी थी पाई के बारे में। तो परिधि बटा व्यास बराबर है पाई बटा 1। इस पाई के बारे में कभी अलग से कोई क्लास होगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो परिधि और व्यास में अनुपात कितना होता है, पाई बटा 1 का, या यूं कहो 22 बटा 7 का, क्योंकि जो आपका पाई है उसकी वैल्यू होती है 22 बटा 7, या इसे लिख सकते हैं 7 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3.14। वैसे तो भाग रुकता ही नहीं, चलता ही जाता है, लेकिन हम ये इतनी वैल्यू लेते हैं 3.14। पाई की वैल्यू होती है 22 बटा 7, या इसे कहेंगे 3.14। अब जब तक हमें नहीं कहेगा तब तक 22 बटा 7 ही रखेंगे, और जब ये कह देगा कि 3.14 लेनी है तो तब 3.4 हम लेंगे, यूज लेंगे। तो परिधि और व्यास में अनुपात कितना हो गया, पाई बटा 1 का। और यहां से यदि बात करूं मैं तो परिधि का परिधि और अपॉन व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का डबल, तो इसको लिखा मैंने 2r और बराबर पाई, क्योंकि पाई में 1 का भाग देंगे तो पाई आता है, इस 2r को उधर भेज देंगे। तो यहां से परिधि की जो वैल्यू होगी वो आ गई आपके पास पाई इंटू 2r। तो ये हो गया आपका 2 पाई r। तो इस सर्कल की जो परिधि है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई r किसका फॉर्मूला होता है, इस सर्कल का जो परिधि है उसका फॉर्मूला है। तो ये तो हो गई परिधि। अब बात करें अर्ध परिधि की, किसकी बात करें, यदि हम बात करें अर्ध परिधि की। अर्ध परिधि का मतलब है कि आधा जो वृत्त है उसकी परिधि कितनी होगी। तो देखिए तो पूरा भाग लिया मैंने, 2 पाई r आ गया। अब मैं यहां से आधा ही भाग ले रहा हूं, कितना भाग ले रहा हूं, इतना ही भाग ले रहा हूं नीचे वाला। जब ये मैं नीचे वाला लेता हूं तो केवल अर्धवृत्त की बात कर रहा हूं मैं, इतने से भाग की बात कर रहा हूं, इतने से भाग की परिधि हो जाएगी आपके 2 पाई r तो थी, लेकिन जब आधा कर दिया तो भाग लगाएंगे 2 का, ये बचा आपके पास पाई r। तो आधे वृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की परिधि या अर्ध परिधि क्या होती है, पाई r से लिखते हैं अर्ध परिधि को, और पूरी परिधि होती है अपने 2 पाई r। समझ गए। अब जैसे इसमें अर्ध परिधि को हमने लिखा, लेकिन मैंने केवल आपको इतना ही बताया कि ये जो सर्कल है इसमें जो ये आधा भाग है, ये वाला नीचे वाला, केवल इसकी वैल्यू, इसकी परिधि जो है ना वही पाई r होती है। लेकिन यदि मैं इसको यहां से मिटाऊं और इसको भी साथ में शामिल करूं, तो ये आपकी त्रिज्या है, ये आपकी त्रिज्या है, मैं साथ में इसको भी शामिल करूं। अब आपको कहे कि अर्धवृत्त का पूरे का परिमाप बताइए, तो इसकी जो परिधि होगी ना पूरी टोटल जब परिधि की बात करेंगे तो पाई r तो है ही इस नीचे वाले भाग की, ऊपर इतना ही भाग और बना देते हैं तो 2 पाई r हो जाती है। ये नीचे वाले भाग की पाई r है, और साथ में ये भाग यदि हम लें, पूरे टोटल का हमें परिमाप पूछा जाए, तो ये r और ये r कितने r, यहाँ तो 1 r हो गया, 1 r ये हो गया, तो प्लस में 2 r, तो साथ में ये भी हम ऐड कर देंगे, तो ये भी इसकी परिधि होगी, ठीक है ना। या ऐसा बोलो कि अर्धवृत्त की जो टोटल संपूर्ण जो परिधि होगी वो होगी पाई r प्लस 2r। तो मेरे ख्याल से इतना आसान है, समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं हम आगे। तो ये था नॉर्मल सा बेसिक थोड़ा सा किया है हमने। अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल। तो देखिए बात करें हम वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल।
तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। वैसे तो सीधा सा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए इस प्रकार से ये सर्कल है, इसके अंदर का जो भाग है वही तो मैंने बताया आपको कि ये इसका क्या है, पूरा का पूरा ये क्षेत्रफल है, और इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हो तो गया, पाई आर स्क्वायर आया कहां से? तो देखिए होता क्या है कि एक साथ इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करके इसके 4 टुकड़े किए गए। देखिए जैसे मैं बताऊं आपको, यही मैं सर्कल लेता हूं, यहाँ पर मैंने इस सर्कल को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया इस प्रकार से, और ये भाग हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब 4 टुकड़ों में इस वृत्त को मैंने तोड़ा और अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास किया। तो मैंने क्या किया, इस भाग को बाहर निकाला और यहाँ पे रखा, और फिर इस भाग को इसके पास में ऊपर रख दिया, फिर इस भाग को निकाला और फिर यहाँ पे रख दिया, फिर इस भाग को लिया और यहाँ पे रख दिया। तो इस प्रकार से मैंने चारों भाग बाहर निकाले और इस प्रकार से ऐसे रख दिए। जब मैंने इन लाइनों को पूरी तरह से मिलाया इस प्रकार से, तो निर्माण हुआ एक समांतर चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम का समांतर चतुर्भुज बन गया। ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें हुआ क्या, ये जो गोल भाग था इसको मैंने एकदम सीधी लाइन बना दी, ठीक है, ऊपर वाली को भी सीधी लाइन बना दी। ये क्या है, ये आपकी त्रिज्याई है, और ये जो है वो भी क्या आपकी त्रिज्याई है। ये सारी की सारी अंदर त्रिज्याई है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए इसी क्षेत्रफल से हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि 4 टुकड़ों में बांटा है ना, 4 टुकड़े अलग अलग कर लिए। अब इन चारों टुकड़ों का एक साथ हम जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। इसमें देखिए आधार ये है और ऊंचाई ये। ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री में लेते हैं, एकदम सीधी लंब, ऐसे लंब की तरह होती है ना, ऊंचाई एकदम सीधी लेते हैं। ये ऊंचाई थोड़ी, अब जैसे मैं आपको कहूं कि इस पहाड़ पे आपको चढ़ना है, तो आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करें, यहाँ तक जाएंगे, तो ये ऊंचाई थोड़ी है इसकी, ऊंचाई तो ये है ना। आधार से जो ऊंचाई है वो हमेशा 90 डिग्री में लेते हैं, 90 डिग्री में लेते हैं। तो ये जो लाइन है ये इसका आधार है। अब ये आधार आया कहां से, 2 गोल भाग ऊपर है, 2 गोल भाग नीचे हैं, यानी कि ये और ये तो क्या है, ऊपर बना दिया मैंने, और इतना 2 भाग नीचे बना दिया। इस प्रकार से इसको मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है, ये सर्कल बना दिया। तो यानी कि आदि जो परिधि है वो ऐसा मान लीजिए कि आपका आधार है। तो आधार क्या हो गया, 2 गोल भागों के, तो ये हो गया पाई आर। अर्ध परिधि देखिए अभी पढ़ा था हमने, यहाँ पे अर्ध परिधि पाई आर होती है, और इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई देखिए ये क्या है, त्रिज्या, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या यानी आर लिखेंगे, और जैसे ही दोनों को गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको हम डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। अब एक चीज और है इसमें, वलयिका। तो बात करते हैं हम वलयिका की, कि वलयिका का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से उसे लिखते हैं। तो देखिएगा, या तो आप कहें इसे वलयिका, या कहें रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, या इसे कहें आप मार्ग का क्षेत्रफल, या इसे आप कह सकते हैं सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। तो इनमें से कोई भी नाम हो, आपको एक ही सूत्र याद करना है इसका। वलयिका कहो, चाहे रास्ते का क्षेत्रफल कहो, चाहे मार्ग का क्षेत्रफल कहो, या सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल कहो। सेकेंद्रीय वृत्त का अर्थ क्या हो, नाम से ही पता चला है, सेकेंद्रीय यानी केंद्र जिसका एक ही हो और बहुत सारे वृत्त उसके अंदर पे बने हुए हों। जैसे मैंने एक केंद्र लिया, इस पे एक वृत्त बनाया, इसके बाहर एक और वृत्त बनाया, इसके बाहर और एक वृत्त बनाया, तो ये सेकेंडरी वृत्त कहलाते हैं। एक ही केंद्र के द्वारा बहुत सारे वृत्त यदि हम बना देते हैं तो वो कहलाते हैं सेकेंडरी वृत्त। और इसी से सेकेंडरी वृत्तों से ही वलयिका का निर्माण होता है, इसी से रास्ता भी बनता है, मार्ग भी बनता है। तो मार्ग कैसे बनता है उसकी हम बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर लिया और यहाँ पे एक वृत्त बनाया मैंने, इस प्रकार से ये सेंटर हो गया, और इसके चारों ओर एक और बना दिया। तो इसमें देखिए ये वाला जो भाग है ये एक प्रकार का रास्ता ही तो बन रहा है दोनों वृत्तों से। ये क्या है आपका रास्ता ही है, इसी को कहते हैं वलयिका, या सेकेंडरी वृत्त कह दो, रास्ता कह दो, मार्ग कह दो, कुछ भी बोल दो। इसी को इंग्लिश में ऐसे भी लिखते हैं, रिंग भी बोलते हैं। ये क्या है कि रिंग भी है। तो मान लीजिए ये जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं छोटा आर, छोटा आर बोले तो स्मॉल आर मान लेंगे, और यहां से लेकर यहां तक जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं बड़ा आर।
तो बड़े वाले वृत्त की बड़ा आर त्रिज्या लिख दी और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या मैंने छोटा आर लिख दिया। अब जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी आपको कहा कि रास्ते का, मार्ग का, इस मार्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो इतना तो आप जानते ही हैं कि बड़े वाले भाग में से यदि मैं छोटे वाले भाग को बाहर निकाल दूं तो ये पीछे क्या बचेगा, रास्ता ही तो बचेगा। तो बड़े वृत्त में से घटा देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, अब वृत्त का क्षेत्रफल पता है पाई आर स्क्वायर होता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा, पाई तो लेंगे ही लेकिन आर ये बड़ा वाला आएगा, तो पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या कौन सी, छोटा आर, तो क्षेत्रफल भी छोटा आर, इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है पाई, तो यहाँ लिख दिया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन है तो यहाँ बचा आर स्क्वायर, यहाँ पर भी बचा आर स्क्वायर। अब देखिए पाई तो वैसा का वैसा, अब इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, वैसे ही एक बार आर प्लस आर और एक बार लिखेंगे आर माइनस आर, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका वलयिका का फॉर्मूला। अब होगा क्या, आपको ये पूरी त्रिज्या दी हुई मिलेगी क्वेश्चन में, ये दी हुई मिलेगी, आपको कहेगा कि वलयिका का या रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, या कभी कभी क्या करेगा केवल इस रास्ते की चौड़ाई दे देगा कि ये इतना चौड़ा रास्ता है, ये वाला मान आपको जैसे 2 दे दिया और ये छोटी वाली त्रिज्या 5 दे दी, तो आपको बड़ी वाली त्रिज्या ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 है तो ये भी कितनी है, 5 ही है। अब छोटी वाली तो 5 ही रहेगी सब जगह ऐसे छोटे वाले वृत्त में। अब हमें बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो रास्ता 2 सेंटीमीटर या मीटर में आएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर या मीटर में या 2 मीटर का होगा, तो इस 2 मीटर को 5 मीटर के साथ जोड़ेंगे तो ये टोटल 7 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी, 7 मीटर। तो इस बड़े आर की जगह 7 लिखेंगे, इसकी जगह 5, 7 प्लस 5 7 माइनस 5 और इंटू 22/7 पाई, पाई की वैल्यू हम रख देंगे और इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो इसके बाद में जैसे इसके बारे में अब ये था आपका, वैसे तो 15.1 का तो बेसिक हो चुका है, 15.1 में केवल यहीं तक आपसे पूछा जाएगा। तो इसके बाद में साथ में आप ये समझ लीजिए कि जो परिधि या परिमाप जो है, परिधि या परिमाप जो है वो हमेशा या तो सेंटीमीटर में देगा या मीटर में देगा, ये ध्यान रखना है। परिधि और परिमाप हमेशा या तो सेंटीमीटर में मिलेगा या किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा, और जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा मिलेगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, या इसे हिंदी में बोले वर्ग सेमी। वर्ग सेमी क्यों बोला, क्योंकि ये घात दो क्या होती है, वर्ग ही होता है, स्क्वायर का अर्थ होता है वर्ग हिंदी में, तो ये वर्ग सेमी बोल दो चाहे वर्ग मीटर बोल दो, इसको सीधा सेमी और इसको सीधा मीटर बोलेंगे। ठीक है, तो परिधि और परिमाप हमेशा सेंटीमीटर और मीटर में होता है और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में होता है। यानी आप जब ज्ञात कर रहे हैं क्षेत्रफल अंत में, तो अंत में जो क्षेत्रफल आपके जो संख्यात्मक रूप में आया है उसको हमेशा आप, यदि सेंटीमीटर सवाल में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे और मीटर यदि सवाल में था तो मीटर स्क्वायर में इसे आप लिखेंगे। यदि आप ऐसा नहीं लिखते हैं, मात्रक सही से नहीं लिखते हैं, तो भी नंबर कट सकते हैं, तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि हमेशा ध्यान रखना, एक चक्कर जो होता है ना, एक चक्कर आपको कहे कि एक चक्कर में तय दूरी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक चक्कर में तय दूरी हमेशा किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। मैं आपको कहूं कि एक लाइन है, ठीक है, एक डोरी है, इसको आप पूरा एक चक्कर बनाओ, तो आप इसको क्या करोगे, गोल करोगे, तो ये इस प्रकार से एक चक्कर बन गया। एक चक्कर ही तो बनाया इसका आपने। या यूं कहें कि मान लीजिए कोई साइकिल का पहिया है, यहां से चलना स्टार्ट करता है और जब यहां पहुंचता है तो एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये एक चक्कर जो है ना, देखिए यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ, वो पूरा एक चक्कर लगाया मैंने, तो ये जो गोल भाग बन रहा है बार वाला, ये परिधि तो होता है, इसको मैंने बताया था ये क्या है, परिधि है। तो हमेशा एक चक्कर में तय दूरी जो होगी ना, वो भी किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी। इसको खास तौर से आपको ध्यान में रखना है। साथ ही इसका क्षेत्रफल भी होता है कि जो ये परिधि जो निकाल रहे हैं ना आप, इसी को मैं लिख रहा हूं, परिधि एक चक्कर में जो तय दूरी है ना, परिधि जो है इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि परिधि जो है ना, इसमें यदि कोई सवाल आ जाए
भाई साइकिल का पहिया दे दिया, कार का पहिया आ गया, मोटरसाइकिल का पहिया आ गया, पहिए से संबंधित कोई सवाल आ गया और आपको कह दे कि इतने चक्कर लगाता है और इतनी दूरी तय करता है, तो बताइए इस पहिए की त्रिज्या कितनी है, व्यास कितना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपर तो लिखते हैं तय की गई कुल दूरी और बट्टे में लिखते हैं चक्करों की संख्या। तो ये सूत्र होता है परिधि का। कब? जब मान लीजिए जैसे कोई सवाल दे, एक साइकिल का पहिया 20 किलोमीटर चलने में इतने चक्कर लगाता है, तो तय की गई दूरी तो वो किलोमीटर में यहाँ लिख देंगे, और किलोमीटर को ध्यान रहे सेंटीमीटर या मीटर में चेंज भी करना है, और चक्कर जितने लगा रहा है वो चक्करों की संख्या यहाँ लिख देंगे, तो वही किसके बराबर आएगा, परिधि के। और जो परिधि के बराबर आएगा यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं और r को डबल करके उसका व्यास भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है आपका। तो चलिए पहले ही एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो दे रखा है, निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जबकि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है और वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है निम्न वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि अलग अलग दे रखी है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला दे रखा है 132 सेंटीमीटर है, यानी कि 132, और दूसरा दे रखा है 176 सेंटीमीटर है। तो देखिए दो वृत्त दे रखे हैं जिनमें एक की त्रिज्या परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर, एक में 176 सेंटीमीटर आपको परिधि दे रखी है, और आपको पूछा जा रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्या आपको निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले वृत्त की जो परिधि है वो कितनी दे रखी है, पहले सवाल में वृत्त की परिधि तो वो आपको दे रखी है इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको, परिधि का मान दिया हुआ है। अच्छा परिधि होती क्या है, 2 पाई r बराबर लिखेंगे 132, हमें तो r की वैल्यू चाहिए तो ये 2 उधर जाएगा, और ये पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे और 2 इंटू 22/7 इंटू r और बराबर लिखेंगे 132, r वैसा का वैसा और 2 इंटू 22/7 उधर जाएगा, तो 132 इंटू 7 चला गया ऊपर। देखिए जो बट्टे में होता है वो ऊपर गुणा में, और 2 इंटू 22 इस r के गुणा में है ना दोनों, तो ये चले जाएंगे बट्टे में। इसका मतलब बट्टे में था वो तो चला गया गुणा में, और जो गुणा में थे इधर वो चले गए बट्टे में। अब देखिए r बराबर 22 का भाग इसमें जाता है 6 बार, 22 के 132 होता है, और 2 का भाग इसमें जाता है 3 बार, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 21 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर आपके आ गई। तो इसी प्रकार से ये 2 नंबर है 176 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, इसमें आपको परिधि दे रखी है ना, तो इसी से वही वृत्त की परिधि बराबर 176, 2 पाई r बराबर 176, 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 176। अब ये वाला उधर भेज देंगे, तो इस प्रकार से इसकी भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपके, एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर है। तो मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन, और ये जो मैंने लिखा वो है गिवन, आप अच्छे से करेंगे। दिया है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल, और 22 सत्ते कितना होता है 154। अब ये सेंटीमीटर में था, यहां लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखेंगे वर्ग सेमी। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा, लास्ट में मात्रक लगाना है, जैसे यहाँ पे भी मात्रक लगाना, क्योंकि ये परिधि थी तो सेंटीमीटर में, त्रिज्या की वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर में होती है क्योंकि ये त्रिज्या रेडियस है। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं। अब नंबर 3 एक और एग्जाम्पल है आपके किताब में, एक्सरसाइज से पहले दे रखा है। नंबर 3 जो एग्जाम्पल है आपका वो कुछ इस तरह से लिखा है, इसने लिखा है एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। क्वेश्चन है कुछ इस तरह का
एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न आपको दे रखा है, इसका व्यास आपको ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगा रहा है। तो सबसे पहले तो जो दूरी दे रखी है वो लिखेंगे, हम लिखेंगे दिया है, या इंग्लिश में लिखेंगे गिवन। दिया है पहिए द्वारा तय दूरी कितनी दे रखी है, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर दे रखी है और चक्कर दे रखी है आपको 5000। चक्कर कितने हैं, या आप पूरा लिख देना, चक्करों की संख्या कितनी, 5000 है आपके चक्करों की संख्या, और पहिए द्वारा तय दूरी है 11 किलोमीटर। ये दोनों चीजें आपको दी हुई है और आपको पूछ रहा है कि पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि चूंकि हम जानते हैं एक चक्कर में तय दूरी बराबर होता है, यहां लिखते हैं कुल जो तय की गई दूरी है ना, वो तो ऊपर लिखते हैं, और बट्टे में लिखते हैं चक्करों की संख्या या चक्कर। ठीक है, तो बस लिख दो यहाँ पे, एक चक्कर में तय दूरी बराबर कुल दूरी बटा चक्करों की यहाँ पे संख्या लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे कुल दूरी तो कितनी है, 11 किलोमीटर, और बट्टे में लिखेंगे चक्कर जो दे रखे हैं 5000, ऐसा ही लिखेंगे। अब एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है आपको भी पता है, 2 पाई आर, यानी परिधि होती है, और बराबर 11 इंटू किलोमीटर है। वहां पे आप छोटे से छोटा जो है, जैसे सेंटीमीटर में चेंज कीजिए इसको, छोटी से छोटी इकाई में, मानक इकाई में बदलिए। तो 11 इंटू, जब हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा, और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किसे गुणा, 100 से गुणा हम इसे करेंगे, और बट्टे में जो चक्कर थे आपके 5000 वो वैसा का वैसा। अब देखिए 2 पाई आर बराबर, ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 का भाग इसमें गया 20 बार, 20 पंजे 100 होता है, और 20 को 11 से जब मल्टीप्लाई किया तो 220 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 2 का 2, 22/7 इंटू आर बराबर 220। यहाँ हल करता हूं, 2 इंटू 22/7 उधर भेज देंगे, तो आर बराबर 220 इंटू 7 ऊपर, और 2 इंटू 22 कहाँ गया, नीचे। 22 का भाग इसमें गया 10 बार, 2 का भाग 10 में गया 5 बार, 7 पंजा 35, तो आर बराबर 35 सेंटीमीटर आपको क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। लेकिन आपको तो व्यास पूछा था ना, त्रिज्या का डबल होता है व्यास। तो व्यास जो निकालोगे आप तो वो होता है त्रिज्या का डबल। तो 2 इंटू आर की जगह 35 हमने ज्ञात कर लिया, तो ये हो गया 70 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, बाकी अगली हम क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं 15.1 के, वो आपको मैं बताने वाला हूँ अगली क्लास में, और तब तक के लिए आप इतना तैयार करें। धन्यवाद।